नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 15 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंटर विल अलाउ रेजिडेंट्स टू फिल कॉलम्स इन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR फॉर्म्स ऑन देयर ओन थ्रू ऑनलाइन मोड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन A 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो दोस्तों देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फिर से न्यूज में आ रहा है क्योंकि ये शुरू होने वाला है सेंसस 2021 के साथ। ये न्यूज सुबह हर्षित सर ने कवर किया था तो इसमें मैं ज्यादा घुस नहीं रहा हूं। Basically, NPR is prepared under the provisions of Citizenship Act 1955 and Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards Rules 2003। ये दोनों रूल्स एंड एक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। It is mandatory for every usual resident of India as per government notifications। NPR में रजिस्टर करना मैंडेटरी है फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? इज वन हु हैज बीन रिजाइडिंग इन ए लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट 6 months and or intends to stay in a particular location for the next 6 months। 6 महीने से जो रह रहा है और 6 महीने और रहने वाले जो है वो यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जितने भी लोग यूजुअल रेजिडेंट है कंट्री का उनको ये अपडेट करना होगा। बैकग्राउंड देखिए, डाटा फॉर NPR सबसे पहले कलेक्ट हुआ था 2010 में, और मतलब 2011 सेंसस जो हुआ था 10 साल पहले तब हुआ था, और 2015 में डोर टू डोर सर्वे किया था, घर घर जाके सर्वे किया था NPR अपडेट करने के लिए, राइट। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब हमारा स्टेटमेंट्स देखिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सिटीजनशिप रूल्स 2003 फ्रेम्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, बिल्कुल सही है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। डाटा फॉर NPR इज बीइंग कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये गलत है दोस्तों क्योंकि 2010 में कलेक्ट हुआ था, 2015 में अपडेट भी हुआ था, तो ये गलत है। आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 2. The Indus Commissioners of India and Pakistan are set to meet on March 23rd to 24 in New Delhi. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद एक कमीशन बनाया था जिनके कमिश्नर्स को साल में एक बार मिलना है एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। पिछले साल नहीं हो पाया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, तो अभी होगा मार्च 23 से 24 तक, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया था जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, विच वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक बीच में एक ब्रोकर बन के आया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इट टुक 9 years ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिवाइड्स द कंट्रोल ऑफ 6 रिवर्स। 6 रिवर्स कौन कौन सा है? एक तो इंडस खुद ही है, और ब्यास, रवि, सतलज, चेनाब एंड झेलम, जिनमें ब्यास, रवि एंड सतलज के कंट्रोल इंडिया को मिला, इंडस, चेनाब एंड झेलम का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला। कंट्रोल का जब मैं कंट्रोल बोल रहा हूं इसका मतलब यह है दोस्तों, इंडस के जो पानी है ना, इसमें 33 मिलियन एकड़ फीट जो है इंडिया को मिलता है एंड 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को मिलता है। इसका मतलब यह है पूरे पानी का 80% जो है पाकिस्तान को जाता है, ठीक है। वैसे दोस्तों बोला जाएगा तो पाकिस्तान में एक 6 के 6 रिवर का सोर्स नहीं है। सोर्स या तो इंडिया में है या तो चाइना में है, जो तिब्बत में इंडस का ओरिजिन है, आपको पता है, लेक मानसरोवर लेक, ठीक है। तो पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं इंडिया बीच में बड़े बड़े डैम लगाने से, पानी स्टोर करने से पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है उसमें कमी होगी, पाकिस्तान को वाटर स्कैर्सिटी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की एक ट्रीटी बनाए, और पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट दोस्तों। देखो, जब वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी इंडस, एक तो खुद इंडस रिवर है, और जो चेनाब एंड झेलम है, जितने भी वेस्टर्न साइड में, वो पाकिस्तान को दिया। इसका मतलब ये नहीं इंडिया उसका पानी बिल्कुल नहीं यूज कर सकता। इंडिया स्पेसिफिक डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव एंड एग्रीकल्चरल यूज के लिए यूज कर सकता है, जहां पानी ज्यादा यूज नहीं होता है। कोई बड़े बड़े डैम्स एंड रिजर्वोयर्स नहीं लगा सकता जितने भी वेस्टर्न रिवर्स है इनके ऊपर, ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों देखो, इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, वो भी बड़े बड़े डैम बना के नहीं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगा के। आप सोचोगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या है? देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, इधर जगह नहीं है। आप देखिए, मान लो एक डैम है। डैम कैसे बनाते हैं? एक रिवर है, रिवर के बीच में से डैम बनाते हैं और पानी इधर स्टोर होता है, इधर बंद करते हैं। इसके बाद क्या आता है?
इसके ऊपर खुल जाता है, फिर नीचे से पानी गिराता है, इधर टर्बाइन्स रहता है और टर्बाइन में पानी आके टच होता है, ये घूमता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये है नॉर्मल डैम का प्रोसेस। अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखो कोई रिजर्वोयर नहीं बना सकता। रन ऑफ द रिवर, अगर पानी रिवर जो है स्टीप हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे नेचुरल एलिवेशन है, हम कोई ह्यूमन मेड नहीं, नेचुरली कोई ऊपर से नीचे इसका एलिवेशन है, तो ये जो एलिवेशन में ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो हो सकता है। मतलब नेचुरली पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो फोर्स से टर्बाइन घुमा के जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इस तरह की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। वैसे हम जो वेस्टर्न जो पाकिस्तान को दिया हुआ है ना इंडस वाटर्स, उसमें लगाया है इंडिया ने। इससे पानी की फ्लो बिल्कुल कम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है इंडिया लगा सकते हैं। और क्या है, आई होप आपको समझ में आया रन ऑफ द रिवर जब मैं बोला। ठीक है, और एक बार बताएं तो दोस्तों देखो, कोई रिवर क्या होता है, कभी कभी ऊपर से नीचे फ्लो होता है, मतलब कहीं कहीं हिल्स आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जैसे वाटरफॉल से, अगर कहीं वाटरफॉल से उधर लगा सकते हैं, पर ह्यूमन मेड कोई डैम नहीं बना सकता। ठीक है, नेचुरली अगर पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। राइट, ऐसे लगाया भी है वैसे। तो ट्रीटी क्लियरली स्पेल्स द डूज एंड डोंट्स फॉर बोथ कंट्रीज एज इट अलाउज इंडिया टू ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर्स। ये मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों हमारा स्टेटमेंट्स क्या है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, कमीशन शैल मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस ए ईयर। बिल्कुल सही। इंडिया हैज गिवन द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। ये मैंने बता दिया आपको। ट्रीटी अलाउज इंडिया टू यूज 50% ऑफ द टोटल वाटर। गलत है दोस्तों, 20% वाटर है। राइट, तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 3. Recently, Aravallis mountain range is in news regarding permission for mining in Aravallis in Gurugram and Faridabad. Consider the following statements regarding the Aravalli range, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। दोस्तों अरवली रेंज के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक ज्योग्राफी में भी अरवली रेंज के बारे में हमने पढ़ा है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक माउंटेन रेंज है, इंडिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। एंड इसके एलिवेशन जो है 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है। सबसे हाईएस्ट पीक बोलने से गुरु शिखर है, ए पीक इन द अर्बुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में अर्बुदा माउंटेन जो अरवली रेंज का पार्ट है उधर ही है सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। राइट, माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन रेंजेस। कौन कौन सा, सांभार सिरोही रेंज एंड सांभार खेतरी रेंज इन राजस्थान। दोनों राजस्थान में है जहां माउंटेन 2 भागों में डिवाइडेड है। अब देखिए दोस्तों खेतरी रेंज लिखा है। खेतरी एरिया जो है एक मिनरल के लिए फेमस है। कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दे स्ट्रेच फॉर डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर। अरवली रेंज का पूरा डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। अब कौन कौन से स्टेट्स कवर्स होता है, देखो गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। अरवली रेंज रन्स इन ए साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल सही, कवरिंग पंजाब। कहां से पंजाब आ गया भाई, दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये गलत हो गया। अरवली रेंज इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया। बिल्कुल सही। गुरु शिखर के बारे में बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द ऑयल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। दोस्तों देखो रिसेंटली एक न्यूज आया था कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लाइज ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया। अभी तक सेकंड जो था अपना इराक के बाद वो सऊदी अरेबिया था। रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कम किया है। सऊदी अरेबिया से हमने तेल खरीदना थोड़ा कम किया है क्योंकि यूएस से हमें चीपर रेट में मिल रहा है। अब यूएस बन गया हमारा सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। कंट्री हैड रिपीटली बीन calling on the major oil producers in the order to ease the supply curbs and aid the global economic recovery। इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया था स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में। देखिए दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखिए। हर्षित सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में, जहां हम क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं। वैसे आप मुझे बता सकते हो तो बता दीजिए, इंडिया में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स 2 स्टेटों में है। कौन कौन सा स्टेट है वो प्रेजेंटली। इंडिया हैड ऑल्सो पॉइंटेड टू सऊदी अरेबियाज वॉलंटरी कट्स, जो भी है वो सब न्यूज में आया था। टॉप सेलर देखो, एज पर द डाटा इराक कंटिन्यू टू बी द टॉप ऑयल सेलर इन इंडिया। अभी भी देखो दोस्तों इराक ने करीब 23% कट किया था इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना वो, फिर भी इराक ही है इंडिया का टॉप ऑयल सेलर। और क्या लिखा है दोस्तों ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में। ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन सा है, अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको
ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान, इतने कंट्रीज है ओपेक प्लस में। ओपेक कंट्रीज के बारे में, ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अलग वीडियो बना रखा है, जाके देखिए। देखो दोस्तों, मैं इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और कई सारे वीडियोज़ में अवेलेबल है। आप अगर हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको और प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट्स में द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिसेंटली बिकम द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स ऑफ इंडिया। बिगेस्ट तो नहीं दोस्तों, अभी भी सेकंड है, इराक फर्स्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स इज ए मेंबर ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ओपेक में या ओपेक प्लस में यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर नहीं है। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर, ये सही है दोस्तों। आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। देखिए दोस्तों, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ था, मैंने ही कवर किया था, जिसमें मैंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उसके बारे में डिटेयली समझाया है। अब जाके देखिए, हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स करके, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब देखिए दोस्तों, 3 स्टेटमेंट्स लिखा जिसमें एक गलत है। सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में ब्रीफली जानते हैं। देखो दोस्तों, कौन कौन से स्टेट्स में कवर्ड है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, राइट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉल्स अंडर द बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ द मलबार रेन फॉरेस्ट। अब देखो, ये बायोजियोग्राफिक रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं आगे। पहले देखिए कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज आता है जो इंपॉर्टेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोली नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली, इतने इंपॉर्टेंट एरिया से ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में जो 1986 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में, एंड इंक्लूड्स 2 ऑफ 10 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ये बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस क्या है आपको पता ही होगा, और एक बार मैं दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, इंडिया में टोटल 10 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस है। ट्रांस हिमालय, हिमालय, इंडियन डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड आइलैंड्स, इतने बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस है। इधर आपको वेस्टर्न घाट्स भी दिख रहा है जिसमें मलबार प्लेन्स भी है, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इज अ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, बिल्कुल सही। इट एनकॉम्पसेस पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्र का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो ये गलत है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है ही नहीं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉल्स अंडर द बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ द मलबार रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था, मेजर रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, ये सबसे अच्छा क्लू था। आंसर इज ऑप्शन ए, कोंगो रिवर, अफ्रीका। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ए डिफेंस मैकेनिज्म इन सम एनिमल्स इन विच दे रोल दमसेल्फ अप इन ए बॉल इज कॉल्ड। जब कोई एनिमी आता है इसको पकड़ने के लिए, तब कुछ एनिमल्स एक बॉल की तरह बन जाता है। ये फिनोमिनन को बोलता क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे वीडियो से। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपने चैनल के बारे में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाए जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, सारे वीडियोज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा दोस्तों। जितना लाइक एंड कमेंट करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों एक कमेंट करने में। आपको कैसे लगा वो कमेंट करके बता दीजिए। जितना आप लाइक एंड कमेंट करोगे ना, उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करता है, तो हमारे व्यूज़ बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।